बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों का मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि 8 विधानसभा क्षेत्रों से कोई ना कोई उम्मीदवार जो दावेदारी कर रहा है, उसे चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं आपकी अदालत में लेकर मौजूद रहता हूं। आज जिस शख्स को मैं दावेदारी के रूप में आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं, वो शख्स कोई मामूली राजनेता नहीं है, ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है और 8 साल की उम्र से जिसने राजनीति के अंदर सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। आप हैं तुलसी सोनी, जो भाजपा के लिए और अजमेर उत्तर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इनके बारे में जितना मैं जानता हूँ वो शायद उतना ही होगा जितना आप खुद जानते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप जब 19 महीने मीसा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी जब नहीं थी, जनता दल जब था और जब आंदोलन चल रहा था और मीसा के तहत इंदिरा गांधी के टाइम में जिन लोगों को डाल दिया गया था जेल में 19 माह, आप जरा कल्पना कीजिएगा 19 माह कोई ये पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में रहे, राजनीतिक कैदी के रूप में रहे, उस कैदी की दावेदारी कितनी मजबूत होगी। अगर छाटा जाए, अजमेर के अंदर जितने भी दावेदार या जितने भी राजनेता आज भाजपा में बहुत अच्छी पोजीशन में भी है, कुछ तो विधायक भी बन चुके हैं, यदि उनके इतिहास को देखा जाए और इनके इतिहास को देखा जाए तो आप ये महसूस करेंगे कि इनका इतिहास जो है वो ज़्यादा प्रगाढ़ है, प्रबुद्ध है और समृद्ध है। तो तुलसी सोनी जी, मैं आपको इस स्टूडियो पे आने पर आपका स्वागत करता हूं और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी दावेदारी मजबूती के साथ पेश करें और इस मजबूती के अंदर मैं आपके साथ बराबर बना रहूँगा। सबसे पहला मेरा इस सवाल कि राजनीतिक सफ़र आपका कब से शुरू हुआ, कैसे रहा और आज आप किस किस मोड़ पर राजनीति के अंदर अपना दखल रखते हैं? ऐसा है चतुर्वेदी जी, जब 8 साल का था तब मेरे पिताजी मेरे को शाखा में जाकर के छोड़ के आए थे। यहाँ पर अजमेर में अपने गंज में कुत्ताशाला थी जी, वहाँ पर जो राजस्थान की प्रथम शाखा जिसको कहा जाता है कि पहली शाखा वो अजमेर में लगी थी और वही लगी थी और उस शाखा में मेरे पिताजी वहाँ पर छोड़ के आए, क्योंकि पिताजी मेरे जब हमारे सिंध में वहाँ पर मेरे पिताजी भी संघ के संसद थे, तो उनको ये पता था जो बच्चा एक बार शाखा में जाएगा और वहाँ पर जाके खेल कूद करेगा तो निश्चित रूप से वह खेल कूद में तो निपुण होगा ही होगा, पर देशभक्ति के लिए भी उनको जो वहाँ पर सिखाया जाता है और एक हिंदुत्व की भावना और हर जगह खड़े होकर के और एक संबल की तरह खड़े होकर के वो अपने संघ में सिखाया जाता है। तो इसीलिए मेरे पिताजी वहाँ पर मेरे को शाखा में 8 साल का था तब जाकर के छोड़ के आए थे और तब से लेकर के मैं आज दिन तक कभी भी मैं, हाँ शहर से बाहर हूँ तो बात अलग है, या कोई ऐसा अस्वस्थ हो गया या कोई ऐसा काम पड़ गया तो नहीं जाता हूँ, बाकी नहीं तो आज दिन तक मैं नियमित स्वयंसेवक हूँ और तब से लेकर के संघ में जाता हूँ। अपने पॉलिटिक्स में आने की जैसे बात करें तो पहले तो मैं संघ में थे, छोटे छोटे थे और उस समय जनसंघ हुआ करता था जी। जनसंघ के ज़माने में हम जब जो भी संघ में जाता था तो निश्चित रूप से क्या होता था कि जैसे ही चुनाव आए तो बच्चों को झंडियाँ देना या ऊपर जो पहले आपको ध्यान में हो तो झंडियाँ टांगते थे जी जी, तो घर में लई बना करके इतना जुनून होता था सबको कि घर में ही जो है आटे को जो है वहाँ मसल के उसमें डाल करके और झंडियाँ बनाते थे और ये रस्सी लेके आते थे, फरियाँ बनाते थे, फरियाँ बना करके और छोटी छोटी झंडियाँ बना करके और पूरे मोहल्लों में वो टांगते थे। तो तब से लेकर के मैं जो है अपने शाखा में तो जाता ही था पर जनसंघ के साथ में जुड़ा हुआ था और पॉलिटिक्स से भी ऐसे जुड़ा हुआ था। वैसे आपको संघ के अंदर पद भी मिले हैं, गणनायक है, जैसे कई पद आपने लिए हैं, तो किस तरीके से उस बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताएं। नहीं, मैं जैसे हमारे क्या होता है, पहले तो संसद होता है, फिर उसके बाद में गणनायक होता है। गणनायक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया उसका गट होना, उसके जो स्वयंसेवक आते थे उनके ऊपर उनको लाना, उनको शाखा में खेल कूद करवाना और ऐसा होता है। फिर उसके बाद में जो है शिक्षक होता है, 3-4 गट जो होते हैं उनको जो है उनके ऊपर वो रहता है, जैसे 4 गट के ऊपर 3 गट के ऊपर जैसी व्यवस्था जैसी शाखा की होती है जी, वैसे रहता है। और उसके होता है मुख्य शिक्षक
जी। मुख्य शिष्य का मतलब होता है कि शाखा उसको लगानी पड़ती थी और शाखा उसको ही विक्रय करनी होती थी और ये सब जने उसके नीचे आते थे। जी। और उसके ऊपर जो होता है कार्यवाह होता है, जो हमारी कैटेगरी है कार्यवाह होता है। तो मैं स्वयंसेवक से लेकर के कार्यवाह तक तो मेरे शाखा में रहा। फिर उसके बाद में होता है अपना एक मंडल होता है, अपना एक क्षेत्र होता है जिसमें 4 या 5 शाखाएं होती है, उसका जो है कार्यवाह होता है, उसको मंडल कार्यवाह बोलते हैं। तो उसका भी जो है मैं कार्यवाह रहा। और जिस दिन में आपातकाल लगी थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी और हबड़ा थबड़ी हो गई थी, उस समय मैं उस समय उसी कैटेगरी में था। और जिस समय ये अपने आपातकाल लगी, अकस्मात मेरे को ध्यान में है उस दिन कि बहुत भयंकर बरसात पड़ी थी अजमेर में। जी। अजमेर में बरसात इतनी भयंकर पड़ी थी कि चारों तरफ अजमेर कट गया था। 1975 की बात है ये। बिल्कुल 75 की बात है। और उसी दिन ये बरसात पड़ी थी भयंकर। उसमें जो है उसमें मैं बच गया था, मैं घर से निकल गया था। मेरे को ऊपर से निर्देश आए कि आप कहीं से भी इधर उधर हो जाइए, और ऐसे कर करके मैं निकल गया था। फिर उसके बाद में कई अपने कार्यकर्ता या हमारे जैसे प्रचारक होते हैं जी। प्रचारक संघ के प्रचारक कैसे होते हैं, वो अपना घर बार छोड़ करके, पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ग्रेजुएट वगैरह होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, अपना घर बार छोड़ करके और सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही काम करना, अपने शाखा में रहना, अपने कार्यालय में रहना और सब जगह जो है सिर्फ इन लोगों के बीच में रहना। जैसे वो, मैं तो कहता हूँ, एक सन्यासी होते हैं, महात्मा होते हैं, जी। वो होते हैं। तो उनको कहाँ पर बिठाना है, कहाँ ले जाना है, क्योंकि उनके ऊपर भी तो गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई थी जी। तो उनको रातों रात मेरे को कहाँ नसीराबाद किसको छोड़ के आना है, क्योंकि बुलेट मोटरसाइकिल मेरे पास उसी टाइम से थी जी। अजमेर में, शायद मुश्किल ही थी, पर कुछ भी। उसके बाद में उनको जो है कभी नसीराबाद, यहाँ तक कि जयपुर तक आधी रात को मैं छोड़ के आता था। ऐसा दायित्व मेरे ऊपर था। फिर जब मेरे को यह कहा गया भाई आप अपनी गिरफ्तारी दीजिए, तो मैं खुल करके बाहर आ गया और वाकई मैंने गिरफ्तारी दी। और अपने भारत, उस समय तो ऐसा था, भारत माता की जय अगर आपने बोला या वंदे मातरम बोला जोर से तो आपको पकड़ के ले गया था। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से फिर मेरे को गिरफ्तार होना पड़ा और गिरफ्तारी करके फिर जेल में यहाँ पर 19 माह आप जेल में रहे। चलिए, उसके बाद में आपको ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके के आपने पार्टी की सेवा की उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला, वरना अब तक आपको शायद बहुत अच्छी जगह पहुंच जाना चाहिए था और आपके साथी बहुत अच्छी जगह पहुंच भी गए, और आपके बाद वाले लखावत जी वगैरह ये सारे लोग जिस तरीके से अजमेर के अंदर आए और अजमेर के अंदर उन लोगों ने बाहर से आने के बाद में यहाँ जाजम बिछाई। आप तो यहाँ के ही थे आज़ादी के बाद से, तो आपको लगता नहीं है कि आपको बहुत अच्छी जगह पहुंच जाना चाहिए था और अब आप जाकर दावेदारी कर रहे हैं उम्र के इस मुकाम पर आकर? तो ऐसा क्या रहा? नहीं, ऐसा है कि जैसे 77 में आपातकाल हटी, हमको छोड़ा गया, उस समय हमारे प्रचारक ने मेरे से बात करी थी कि आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मना इसलिए किया, मैंने उस समय ये कहा था, मैंने कहा देखो एक बात है, आरएसएस और राजनीति ये दोनों अलग अलग है। कई लोग कहते हैं कि जनसंघ यहाँ जो बाद में जनता दल बना या भारतीय जनता पार्टी है वो एक ही है, हालांकि एक नहीं है, वो दोनों का अलग अलग है। एक पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ करके जो जिस प्रकार की इंसान की छवि बन जाती है वो एक अलग है, लेकिन संघ में रहते हुए उनकी स्वच्छ छवि का एक दावेदारी होती है। जैसे मैं तो कहता हूँ, आज अगर मेरी अजमेर में कोई भी छवि है किसी प्रकार की भी, अच्छा बढ़िया, कहीं पर भी आधी रात को उठ करके किसी के पास जाना, कहीं करना, तो वो मेरे को संघ में ही सिखाया गया। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा नहीं भाई साहब, हम तो संघ भले और हम भले, बाकी ठीक है, पॉलिटिक्स में जिस समय ये समय आता है उस समय काम करते हैं, करेंगे। तो उस समय जो है मैंने मना कर दिया था। तो उस समय मना करने के बाद में फिर जैसे जैसे आते गए उनको जो है चुनाव लड़ाया गया, हम भी लड़ाए। उसके बाद में जनता दल बना, हम बाहर निकले तो, लेकिन जनता दल भी यूं टूट गया कि उस समय जो दूसरे दल हमारे साथ मिले हुए थे उन्होंने कह दिया कि एक पद ही चाहिए एक पार्टी में, जैसे संघ का पद और कोई राजनीति का पद, ये दोनों अलग अलग है, तो इसलिए जो एक पद चाहिए। तो हमारे जो नेता थे उन्होंने नहीं माना और हम अलग हो गए। हम अलग होने के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, और ये बन करके और फिर जो है हमारा जितना भी है ये काम करना शुरू किया। लेकिन हाँ, ये बात है
कि मैंने उसके बाद में जैसे मेरे को ये निर्देश मिले, क्योंकि देखिए हमारे आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनसंघ जो बना था ना, उसमें भी प्रथम जो है हमारे गुरुजी से 5 व्यक्ति मांगे गए थे, जिनके बाद में उन्होंने ही उस राजनीतिक दल ये जनसंघ बनाया था और वहाँ पर इन स्वयंसेवकों ने जा कर के इसको इतना बड़ा विशाल किया था। तो फिर मेरे को निर्देश मिले कि आजकल पार्टी पॉलिटिक्स में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप जा कर के अब उसमें हमारे क्या निर्देश मिलते हैं जी। हमारे को अपने कार्यालय से, आरएसएस के कार्यालय से हमारे लिए तो ऐसा है कि निर्देश जो भी मिल गया हमारे लिए वो सर्वोपरि है जी। तो मेरे को निर्देश मिला कि आप अब राजनीति में काम करोगे। तो मैंने कहा भाई साहब, अगर मेरे को भेजना ही था तो पहले कह देते कि नहीं आपको राजनीति में काम करना है, तो फिर मैं उसी हिसाब से पहले ही सोचता। लेकिन कुछ भी हो, फिर भी हम तो मतलब ये है ना कि हकीकत में कई कहते हैं कि ये गुलाम होते हैं, गुलाम नहीं है। हाँ, हम अपनी इच्छा से जाते हैं। स्वयं सेवक का मतलब ही है अपने इच्छा से संघ में जाना। तो उसी हिसाब से गए, तो मेरे को निर्देश मिले कि आप राजनीति में काम करेंगे, तो राजनीति में काम करना शुरू किया। हाँ, फिर जैसे जैसे दावेदारी रखी, पर हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं होगा जी। भाग्य तो मतलब रखता ही आया। जब अपने सबको जैसे जैसे अपना ये कार्यक्रम हुआ और जैसे जैसे चुनाव होते थे, उस समय मैं आगे होकर के बोलता था कि भाई मेरे को लड़ना है, लड़ाओ। लेकिन एक बात है कि जो ऊपर हमारा नेतृत्व है वो सोचता है, तो हम तो यही सीखे हैं, जो नेतृत्व ने तय कर दिया हमें उस पर चलना है। तो तुलसी जी, एक अब मैं आपका असली इंटरव्यू लेना शुरू करता हूँ, है ना। अब तक तो मैं आपके बारे में श्रोताओं को, दर्शकों को बता रहा था कि ये वो तुलसी सोनी है जिसको, जो अपनी दावेदारी है और जो चाहते हैं कि अजमेर के विकास के अंदर ईंट का पत्थर बने, नींव का पत्थर बने, और वो कुछ ऐसा विकास करें कि आने वाला समय उनको याद रखे। उनका बड़ा त्यागमय जीवन रहा। मैं उनके जीवन का प्रशंसा भी करता हूँ और उनका स्वागत भी करता हूँ। अब ये बताइए कि आप 20 साल से अजमेर के अंदर है, 20 साल से आप ही की पार्टी के विधायक यहाँ विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं, माननीय देवनानी जी। तो अब आप अचानक ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि देवनानी जी के सामने आपने आज तक तो दावेदारी प्रस्तुत की नहीं, 15 साल 3 वो निकल गए टर्म्स उनके, तब तो आपने दावेदारी, अब अचानक जब वो 75 साल के हो रहे हैं तो आप ऐसे दावेदारी क्यों कर रहे हैं उनके? ऐसा है कि देखिए, दावेदारी करना एक हमारा अधिकार है जी, संवैधानिक अधिकार है ना, हमारा ये अधिकार है। हम दावेदारी तो पिछली बार भी मैंने किया था। अच्छा। और यहाँ तक मैं बताऊँ कि आडवाणी जी ने मेरे लिए रिकमेंड भी किया था। पर एक बात है कि फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारा नेतृत्व जिसको भी तय करता है तो हम उसको मान्य करते हैं, और उसका विरोध मेरे जैसा व्यक्ति नहीं करता है, जो कि 8 साल से लेकर के स्वयंसेवक बना और इस पार्टी के साथ में वफादार रहा हूँ जी। तो आज भी वही है कि मैं पार्टी के साथ वफादार हूँ, एक सिपाही की तरह पार्टी में काम करता हूँ। हाँ, लेकिन जब भी यह होता है, चुनाव आते हैं, तो दावेदारी करना तो मेरा हक है। हाँ ठीक है, वोट देना भी आपका अधिकार है। हाँ। और आपका दावेदारी करना भी अधिकार है। पार्टी का अधिकार है कि वो जिसको देना चाहे वो देना चाहे। हाँ। अगर आपको देती है, इनकेस आपको देती है, तो क्या आप अजमेर के लिए एक अलग से विज़न रखते हैं, जो और ये महसूस करते हैं कि हाँ, जो विकास होना चाहिए था, जो मूलभूत सुविधाएं इस अजमेर शहर को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, और कहीं ना कहीं कोई भी वजह रही हो उसकी, चाहे नेतृत्व कमज़ोर रहा हो, चाहे प्रशासन भारी पड़ गया हो नेतृत्व पर, या चाहे सत्ता के कुछ और गलियारों के अंदर कहीं कुछ उतार चढ़ाव रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं कि अगर आप विधायक बनते हैं तो अजमेर के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, शायद आपको भी पता नहीं है जी, कि मैं अजमेर में जो रहता हूँ, बचपन से लेकर के मेरा अजमेर से जुड़ाव है जी। मैं ये बताऊँ, मेरे परिवार में आज इस परिवार में कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ जी। मेरे 4 बच्चे हैं, एक बेटा और 3 बेटियाँ जी। एक बेटा वो बॉम्बे में ज्वेलरी का उसका शॉप बना हुआ है, वहाँ पर काम करता है, अपना काम अपना है उसका। 2 बेटियां बॉम्बे में है, एक बेटी जो है पोलैंड में, यूरोप में रहती है। ओके। मेरे पत्नी को गए हुए 17 साल हो गए जी। मैं अकेला ही रहता हूँ, और अकेला सिर्फ इसीलिए ही हूँ कि इस अजमेर की धरती पर, इस मिट्टी में मैंने खेला है, मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं जब तक मेरे शरीर में दम है तब तक इस अजमेर की मैं सेवा करता रहूँगा। और आज भी मैं
कान पकड़ के बोलता हूँ, अपनी वो व्याख्यान नहीं करता हूँ। अगर मेरे को रात को कोई 2 बजे भी फ़ोन करता है तो पहले घंटी पे मैं उसको आवाज़ देता हूँ, और उसकी कोई भी समस्या होती है या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं उसके साथ में चला जाता हूँ। अगर कहीं हॉस्पिटल का कोई काम हो या कोई और किसी का काम हो, ऐसा भी कभी हुआ है कि मैं कहता हूँ मेरे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के, कभी ऐसा पड़ा है कहीं पर कोई झगड़ा हो गया या कहीं पर भी कुछ ऐसी घटना हो गई कि जिसको ज़रूरत है, तो मैं मतलब अपनी बड़ाई तो नहीं करता हूं, पर पहले ही मेरे को फ़ोन करते हैं तुलसी जी को बुलाओ और तुलसी को आना चाहिए, तो मैं उसी टाइम पहुंच जाता हूं। तो मेरा तो एक ये सेवा भाव है, और सेवा के लिए ये तो आपका व्यक्तिगत गुण हुआ जी। ये आपका व्यक्तिगत मैं एक विधायक की हैसियत से अब मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, ये नहीं, एक व्यक्तिगत रूप से तो आदमी को सेवा करनी चाहिए, समाज का वो हिस्सा है, समाज के दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, वो सब ठीक है अपनी जगह। एक विधायक की तरह से आप अजमेर के लिए क्या विजन रखते हैं? देखिए, विधायक की तरह मैं पहले भी जो 4 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था उसमें भी आपसे निवेदन किया था कि आज भी मैं 2 व्हीलर पे घूमता हूँ, जबकि मेरे पास 4 व्हीलर भी है, जीप है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादातर उसको शायद महीने में 1 बार या 2 बार निकालता होऊंगा, अगर कहीं पुष्कर या कहीं लंबा जाना हो तो। नहीं तो मैं पूरे शहर में जो है 2 व्हीलर पे ही घूमता हूँ, और बुलेट जो मेरी है उस पर ही घूमता हूँ। आजकल थोड़ा सा मेरे को कुछ एक्सीडेंट हुआ, घुटने में लगी हुई है, तो इसके लिए मैं ये एक्टिवा चलाता हूँ। नहीं तो मेरा नाम ही है तुलसी सोनी, कौन सा, RSS वाला, लाल बुलेट वाला। तो मैं 2 व्हीलर पे ही घूमूंगा, और 2 व्हीलर पे घूमने से शहर की जितनी समस्याएं होती है, गली कूचे में अपनी गाड़ी घुसती है हमें पता चलता है वहाँ कहाँ रोड ख़राब है, कहाँ नाली ख़राब है, कहाँ खड्डा है, कहाँ कैसे है। लेकिन एक बात है, कई लोग मतलब कई भी विधायक या कोई अधिकारी हमेशा कारों में जाते हैं, उसका ड्राइवर कार चलाता है, वो संभल के चलाएगा, और जितने भी अधिकारी या कोई भी है वो अपना मोबाइल लेकर के मोबाइल देखता रहेगा, लेकिन वो गाड़ी निकल जाएगी, उसको ये पता नहीं चलेगा कि शहर के रोडों की क्या हालत है। तो एक बात है, पहली बात तो मैं अगर होऊंगा तो शहर में कोई एक खड्डा कहीं पर नजर नहीं आएगा। चलिए, पहला आपकी वो है कि मूलभूत सुविधाएं देने के लिए आप मित्रों, इनका यह है कि पहला जो सपना है वो ये है कि सड़क इतनी स्मूथ हो कि उसके अंदर कहीं खड्डे ना हो और यातायात सुगम रूप से चल सके। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अजमेर में पानी के लिए जबकि बीसलपुर बना और अजमेर के लिए ही बना, पर दुर्भाग्य से उसका पानी जो है जयपुर को या अन्य जगह भी जाने लग गया है। हमारा अजमेर जो है उसके लिए प्यासा रह गया है। दूसरी जगह जयपुर जाता है, वहाँ पर दिन में शायद 2 बार या 1 बार हर 24 घंटे में पानी आता है, और हमारे यहाँ पर 48 घंटा के पता नहीं, 70 घंटे का पता नहीं, कभी कभी तो 5-5 दिन भी पानी नहीं आता है। क्या हो गया कि वहाँ लाइन टूट गई, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। तो उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए कि जैसे 24 घंटे में 1 बार कम से कम पानी। मैं छोटा था तब मेरे को ध्यान है कि अजमेर में दिन में सुबह और शाम दोनों टाइम पानी आता था, लेकिन ठीक है दोनों पानी नहीं आए तो 1 बार तो कम से कम आना चाहिए 24 घंटे में। ये तो अधिकार है, हमारे पानी का मूलभूत अधिकार है। पहले तो पानी चाहिए, उसके बाद में ही दूसरी चीजें हैं। चलिए, दूसरी से आप होगा कि जिस समय आप विधायक होंगे तो पहला सड़क, दूसरा पानी, तीसरा बताइए और क्या करेंगे? तीसरा बात यह है, मैं कहूँगा कि सब समाजों को साथ लेकर के और चलने की क्षमता आज भी रखता हूँ और आगे भी रखूँगा। कहीं पर भी कोई कहीं पर भी ये नहीं ये ब्राह्मण है, ये सिंधी है, ये मारवाड़ी है, या यहाँ तक कि मेरी मुसलमानों के साथ भी बहुत बड़ी घनिष्ठता है। तो आज भी मेरी जिस प्रकार से मेरा नेचर है, कोई भी किसी प्रकार का कहीं पर भी मेरा काम पड़ता है तो मैं चला जाता हूँ, कहीं जाति पाति कहीं नहीं देखता हूँ, और मेरा सबके साथ में लगाव रहेगा और सब जातियों को एक साथ लेकर के और एक मुखी होकर के उनके साथ में बैठूंगा। तो तीसरा आपका जो हुआ, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए शहर के अंदर आप अपनी भूमिका अदा करेंगे। आप और बताएं, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बेरोजगारी की दृष्टि से, उस पर आएंगे। हाँ। जैसे स्वास्थ्य की मैं कहता हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा यह जवाहरलाल हॉस्पिटल है, ठीक है ना, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं कैसी है? मतलब वहाँ पर जाएंगे तो मतलब चारों तरफ ऐसे दिखती है गंदगी या कुछ भी,
पानी भरा रहता पानी है। भरा रहता है और बरसात में पानी अंदर घुस जाता है। मैं कहता हूँ कि हकीकत में जो स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पर पैसा आया जी तो इन चीज़ों के ऊपर पहले यह पैसा लगना चाहिए था। जी बिल्कुल, जैसे वार्ड को हालत ख़राब है, वहाँ पर कोई पंखे नहीं है, कोई ट्यूबलाइटें टूटी हुई है, जो अंदर पैसेज है, पैसेज में पानी भर जाता है बरसात में, तो पहले तो मैं कहता हूँ कि स्वास्थ्य अगर अपने अजमेर के लोगों का, उसकी जनता का स्वास्थ्य ठीक होगा तो शहर अच्छा होगा। तो पहले स्वास्थ्य के बारे में भी इतना बढ़िया सोचूंगा और उसमें कैसे उसको करना है। देखिए एक बात है, जो नेता होता है ना, जिसमें दमखम होता है वो सब कुछ करवा सकता है, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन एक बात है, दम होना चाहिए उस बात का। बिल्कुल। तो उसको दम लगा करके कैसे भी कर करके स्वास्थ्य मतलब वहाँ का हॉस्पिटल का जितना भी है वहाँ की व्यवस्थाएं सही करना, ये करूँगा। उसके बाद में नौजवान आज भटक रहे हैं और भटकने के बाद में उनकी कुछ क्रियाएं ऐसी घूम जाती है जो वो कहीं इधर उधर भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। पथभ्रष्ट होता है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ भी है तो उनको जवानों के लिए भी अपनी गवर्नमेंट आएगी और पक्की आएगी, ये तो मैं कहता हूँ। उनको कैसे भी कर करके उन जवानों को ऐसे कामों में लगाना। देखिए आजकल अपने सब जगह जवानों को लोन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, दुनिया को फ्री में सब कुछ दे रहा है, राशन मिल रहा है, ये कर रहा है। और मैं तो कहता हूँ चलो ये मिल रहा है, गरीब तबका तो ठीक है, खुश है, लेकिन एक बात है, मैं तो कहता हूँ ये कि पंगु बनाने का है। तो इनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो अपने हाथ से काम भी करे और कमाए भी और खाए भी। देखिए एक बात है, किसी को भी पैसा फोकट में मिलेगा तो वो क्या है, नाजायज हो जाएगा जी। लेकिन अगर अपनी मेहनत से कमाएगा तो उसको एहसास होगा उस पैसे का। चलिए, और उनको सही है, आप अगर विधायक बनते हैं तो यहाँ की युवा पीढ़ी को रोजगार दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो रोजगार, जो स्थानीय रोजगार है वो उसका बाजार गर्म हो और लोग बाग लगें। शिक्षा की दृष्टि से क्या सोचते हैं? शिक्षा की दृष्टि से भी है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आज से पहले अपना अजमेर जो है पूरे राजस्थान में शिक्षा में फर्स्ट माना जाता है। आज मैं कहता हूँ पिछड़ के चौथे पांचवें स्थान पे पहुँच गया है। ये कोटा वोटा में सुनते हैं वहाँ पर ज़्यादा है, ये है, वैसे सुनते हैं, लेकिन एक बात है कि शिक्षा की दृष्टि से मैं तो कहता हूँ कि हमारे कई प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं जी। तो एक तो देखिए बच्चे को प्राइमरी स्कूल से ही लेकर शिक्षा मिलती है। अगर उनको शिक्षा अपन सही ढंग से मिलेगी, देखिए आज मेरे को ध्यान में है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे मास्टर जो हमारे पता नहीं कैसी कैसी सजाएं देते थे, लेकिन आजकल मास्टर अगर किसी को बोलता है तो बच्चे मतलब नाराज हो जाते हैं या घर वालों को बोलते हैं, घर वाले आकर के। तो ऐसी प्रथा मैं रखाऊंगा कि बच्चे बचपन से ही लेकर अगर उनको शिक्षा बढ़िया मिलेगी चलिए तो आगे जाकर के बहुत बढ़िया होगा। तुलसी जी, फिर ये समझ रहे हैं आपकी प्राथमिक शिक्षा पर आप बल देंगे और कोशिश करेंगे कि शिक्षा की जो राजधानी, शैक्षिक राजधानी अजमेर कहा जाता था, वो अजमेर वास्तव में वापस शिक्षा की राजधानी बने और जो और दूसरी तरीके की जो शहर हैं, अजमेर है, कोटा है, चाहे सीकर है या और दूसरी जगह जो पलायन हो रहा है प्रबुद्ध लोगों का, प्रबुद्ध विद्यार्थियों का, वो न जाए और हमारे यहीं पर शिक्षा हो। रोजगार की दृष्टि हो गई, अब व्यवसाय की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पानी की कमी है यहाँ, तो पानी की कमी हमेशा, लेकिन कई उद्योग ऐसे होते हैं तुलसी जो पानी के अलावा नहीं चलते, नहीं पानी के अलावा चल सकते हैं, है ना। तो आप उनके लिए क्या, जैसे जब अपैरेटस का हुआ, वैज्ञानिक उपकरण हुए और दूसरी ऐसी चीज़ें हुई, बनाने के कारखाने हुए, जैसे HMT का कारखाना था, गढ़ी बनती थी, उसमें पानी की जरूरत नहीं थी तो वो चला गया। तो इस तरीके के आप क्या नहीं, ऐसा है कि मैं कहूँगा कि देखिए अजमेर जो है डेवलप इसलिए नहीं हुआ है कि पानी यहाँ पर नहीं आया, इसीलिए जो है अलग से फैक्ट्रियाँ नहीं लग सकती जी। हाँ थोड़ी बहुत लगी थी, लेकिन वो भी ऐसे कगार पे पहुँच गई है, काफ़ी तो बंद हो गई है। तो इस प्रकार की फैक्ट्रियाँ और जो कि बंद हो गई है उनको वापस कैसे स्टेबल किया जाए, उस हिसाब से लेकर के पूरे शहर में कहीं पर भी जो व्यवसाय है या फैक्ट्रियां हैं या कोई और व्यवस्था है, उनके लिए भी जो है तत्पर होकर के। देखिए एक बात है, नेता वो होता है जो हर जगह हर तरफ अपना ध्यान रखे और ध्यान रख करके उसको कैसे डेवलप करना है और उसकी, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, मेरे तो परिवार को पालना है नहीं, मेरे को खाने के लिए क्या चाहिए उतना मैं कमा लेता हूं। तो मैं इस बात के लिए अपना पूरा समर्पण जो है इस शहर को दूंगा और हर शहर के विकास के लिए
पूरा का पूरा जी जान से लगाऊंगा। एक बात और जी। है, अपना अजमेर शहर जो पर्यटक के हिसाब से बहुत बड़ा शहर जी। है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर, और अपने अल्पसंख्यक के जो अपने दरगाह है उसका भी, तो इसको भी कैसे डेवलप करना है और इनको कैसे बढ़िया कर करके, जैसे बाहर की जनता आवे तो उनको लगे हाँ हम कहीं पर आए हैं, तो वो भी ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि पर्यटक के हिसाब से भी अपने अजमेर को और तो पुष्कर आपका को उसको डेवलप करें। एक ये हो गया कि धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से आप अजमेर को विकसित करेंगे, और आपका सपना रहेगा कि सामान्य सौहार्द बना रहे दोनों संप्रदायों में, और दोनों मिलकर अपने अपने धर्म का विकास करें, और यहाँ पर सांप्रदायिक एकता भी हो, और सांप्रदायिक सद्भाव भी हो, और सांप्रदायिक सबसे बढ़िया बात है आप जो कह रहे हैं कि एक धार्मिक पर्यटन के दरवाजे खुले। तो उसके लिए और इसके अलावा कहीं आप सोच रखते हैं तो बताएं। बस सोच रहे तो देखिए, एक बात है, जो आदमी जिस फील्ड में जाता है ना, फिर उसी में उनको और रास्ते मिलते जाते हैं, और उसी रास्तों पे फिर वो चलता रहता है, और उनको कैसे डेवलप किया जाए और उसको कैसे संग ढंग से रखा जाए। तो इस प्रकार के जैसे जैसे अपन घुसेंगे, जो ऐसे पता चलेगा भाई इसमें ये विकास होना चाहिए, अजमेर के लिए ये आवश्यक है, तो उनको उनके ऊपर भी है उसको उनका विकास करने के लिए और उसको सही ढंग से लाने के लिए इसका प्रयास मेरा पूरा रहेगा। तो मित्रों, ये है तुलसी सोनी, जिन्होंने अपने सामान्य दृष्टि से अलग अलग दृष्टिकोण से बताया कि शहर का विकास किस तरीके से होगा, किस तरीके से इनकी राजनीतिक यात्रा रही, और किस तरीके से आज ये अजमेर को विकास करने का सपना देख रहे हैं। इनके सारे सपने पूरे हों। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो अंतिम पक्ष रहा इनका, जो कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अजमेर अभी भी वास्तव में विकसित नहीं हुआ है। हमने स्मार्ट सिटी बना दिया हो भले ही, लेकिन स्मार्ट सिटी से आप संतुष्ट नहीं है। जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसके लिए जो भी खामियां रही उसके लिए वो जाना नहीं चाहते उसकी गहराइयों में, लेकिन जो भी रहा, लेकिन इनका दावा बड़ा मजबूत रहा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुलसी सोनी के दावे को मंजूर किया जाए, और अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो इनको पूरा सहयोग और समर्थन दिया जाए, ताकि ये आपके अजमेर के लिए एक होनहार और प्रबुद्ध विधायक सिद्ध हो सकें। दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर किसी दावेदार के साथ आपकी हाजिरी दूंगा। धन्यवाद। आपने बुला करके मेरे को यहाँ पर ये इंटरव्यू दिलवाया और सब जनता के आप आगे रखा, उसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।